नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण और चर्चा में रहने वाली न्यूज की चर्चा करने वाले हैं। न्यूज क्या है? तो न्यूज आ रही है कि मुस्लिम अब नहीं खरीद पाएंगे हिंदुओं की जमीन। और ये न्यूज आज पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। तो इसका हम पूरा एनालिसिस करेंगे कि आखिर ऐसी न्यूज कहां से आ रही है, क्यों आ रही है, इसके क्या निहितार्थ हैं, क्या ये नियमों के अनुसार है, इसके संदर्भ में क्या नियम कहते हैं, क्या ये कुछ खास क्षेत्रों के संदर्भ में कुछ नियम बना है या पूरे देश के लिए ये अब लागू होगा। ऐसे बहुत सारे गंभीर विषय हैं जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसके जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले हम न्यूज की चर्चा कर लेंगे। न्यूज जो आ रही है, अब ये असम के जो हिमंत बिस्व शर्मा है, उनकी जो सरकार है, उनके द्वारा जमीन के खरीद बिक्री के नियमों में किए गए हालिया जो बदलाव हैं, उनके अनुसार ये कहा जा रहा है कि अब जो मुस्लिम है वो हिंदुओं की जमीन नहीं खरीद पाएंगे। और ये जो न्यूज है ये अब एक व्यापक पूरे देश भर में आप देखेंगे तो पूरे देश भर में क्या हो चुका है, एक व्यापक चर्चा का विषय बन चुका है। आप खुद समझ सकते हैं कि क्या ऐसा होना ठीक है या फिर नहीं ठीक है, किस संदर्भ में ऐसी बातें कही गई हैं या ऐसे नियमों में बदलाव करने की बात कही गई है, इसके पीछे कारण क्या है, तो उनका पूरा हम परीक्षण करेंगे। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण न्यूज है। मकर संक्रांति के अवसर पे आप सभी के लिए संस्कृति आईएएस शानदार मौका लेकर आया है, जिसमें ऑफलाइन जो क्लासरूम कोर्सेज हैं उन पर आपको 20% की छूट दी जा रही है। और ये जो छूट है ये संस्कृति आईएएस के दोनों जो सेंटर हैं, दिल्ली और प्रयागराज, दोनों के लिए दिया जा रहा है। और ये छूट 16 जनवरी 2026 तक वैलिड है। इसके अलावा ऑनलाइन लाइव कोर्सेज पर अप टू 75% की छूट दी जा रही है। और इसके अलावा 10% यानी 10% अतिरिक्त छूट दी जा रही है, ये भी 16 जनवरी तक वैलिड है। इसके अलावा भी कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर संस्कृति आईएएस की जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां विजिट करके जो भी संबंधित जानकारी है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। अब थोड़ा सा बात करें कि आखिर जो भी नियम है उन नियमों में क्या बदलाव हो रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। तो देखिए, असम की जो कैबिनेट है, असम की जो सरकार है, उसने कुछ नए फैसले लिए हैं। क्या नए फैसले लिए हैं? तो अब अलग अलग जो रिलीजन है, अलग अलग जो धर्म है, उन धर्मों के जो व्यक्ति हैं उनके बीच में जमीन का जो हस्तांतरण है वो बिना सरकार की अनुमति के बिना नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पर क्या बात कही गई है कि अलग अलग धर्म के जो लोग हैं, उन धर्मों के जो लोग हैं उनके बीच में अगर हम जमीन की बात करें, जमीन हस्तांतरण की बात करें, तो अब ये जो हस्तांतरण है इसमें अब मीडिएटर कौन होगी? वो सरकार होगी। सरकार के बिना अनुमति के ये संभव नहीं हो सकेगा। और यदि कोई हिंदू किसी मुस्लिम को या कोई मुस्लिम किसी हिंदू को जमीन बेचता है तो उसे जिला आयुक्त या डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट है उसे पहले से जानकारी देनी होगी और उससे बकायदा इसके लिए क्या करना होगा, वो अनुमति लेना होगा। तो डीसी या फिर डीएम से क्या करना होगा, इसके लिए परमिशन लेना होगा। ये हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए यहाँ पर लागू हो रहा है कि हिंदू अगर मुस्लिम को जमीन हस्तांतरण करना चाहता है तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले जो भी वहाँ पर जिला आयुक्त हैं, डिस्ट्रिक्ट जो कमिश्नर है, डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट हैं, इनमें से किसी एक से अनुमति लिए बगैर ये क्रिया नहीं कर सकता। जो भी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है वो ये बात सुनिश्चित करेंगे कि जमीन की जो बिक्री है वो किसी भी धमकी, किसी भी दबाव, किसी भी प्रलोभन, लालच से नहीं की जा रही है। और एक ही धर्म के लोग, जैसे हिंदू से हिंदू, मुस्लिम से मुस्लिम के बीच में होने वाला जो जमीन है उस पर ये सौदा लागू नहीं होता है, बल्कि दो अलग अलग धर्म के मानने वाले जो लोग हैं उन्हीं पर ये जो नियम है ये लागू होता है। इसके अलावा देखिए, सरकार ने ये जो फैसला है, आखिर ये फैसला लिया क्यों, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। तो देखिए, सरकार की अगर हम बात करेंगे कि ये फैसला लिए जाने के पीछे आखिर कारण क्या है, तो देखिए, जो भी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, इनके अनुसार देखें तो इसके पीछे दो महत्वपूर्ण कारण बताए जा रहे हैं।
पहला एक डेमोग्राफिक कारण है, एक जो जनसंख्या है, जनसांख्यिकी है, वो इसके पीछे क्या है, वो एक कारण है। और दूसरा क्या है, जो यहाँ पर लैंड जिहाद है वो एक कारण है। ये लव जिहाद नहीं है बल्कि क्या है, ये लैंड जिहाद है, और इस पर रोक लगाने के कारण इस तरह के जो फैसले हैं वो लिए गए। अब देखिए एक एक करके हम बात करेंगे। जो भी जनसांख्यिकी कारण बताया जा रहा है कि जनसांख्यिकी जो चेंजेस है, डेमोग्राफी के स्तर पे जो परिवर्तन चेंजेस देखने को मिल रहा है, वो पहला कारण है। क्योंकि सरकार का ये कहना है कि असम के कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे जिले हैं जहां पर जनसंख्या का जो संतुलन है वो संतुलन कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, वो असंतुलित हो रहा है। असंतुलन के स्तर पे यानी संतुलन बिगड़ रहा है। स्वदेशी लोगों की जो भी जमीनें हैं वो तेजी से दूसरे समुदायों के पास जा रही हैं, जिससे वे अपनी जमीन पर अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। ऐसी बात यहां पर सरकार की तरफ से कही गई। दूसरी बात देखिए, जो लैंड जिहाद पर रोक लगाने की बात की जा रही है कि सरकार और समर्थक समूहों का ये आरोप है कि आर्थिक मजबूरी का फायदा उठाकर सुनियोजित तरीके से हिंदू समुदाय के जो लोग हैं उनकी जमीनें खरीदी जा रही हैं। और इस कानून का ऐसी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए एक सुरक्षा कवच के तौर पे अब सरकार नियमों में बड़े स्तर के जो बदलाव हैं वो यहाँ पर कर रही है। इसके अलावा देखिए जो भी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर देखने को मिल रही है कि बांग्लादेशी जो भी घुसपैठ है, सुरक्षा से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण पहलू हैं वो कैसे इससे जुड़ते हैं। तो देखिए 2-3 बातें यहाँ पर आपको क्लियर करनी है। जैसे देखिए असम की जो सीमा है, जो असम बॉर्डर है, वो बांग्लादेश से लगती है, और दशकों से ये मुद्दा हमेशा न्यूज में बना रहा है कि अवैध जो घुसपैठ है वो सीमावर्ती जो भी जिले हैं, जैसे धुबरी है, गोपालपारा है, बारपेटा है, वहां से सीधे क्या हो रहे हैं कि वो भारत में एंट्री कर रहे हैं, और इससे पूरा भारत में असम राज्य का जो जनसांख्यिकीय संतुलन है वो खराब हो रहा है, वो गड़बड़ हो रहा है, असंतुलित हो रहा है। और सरकार का ये मानना है कि यदि जमीन के हस्तांतरण पर नियंत्रण नहीं लगाया गया तो जो भी असमिया संस्कृति है, असम की जो अपनी कला, जो भी संस्कृति है, सभ्यता है, जो पहचान है, वो कहीं ना कहीं संकट में पड़ेगी, उसके लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। और आने वाले समय में सरकार पिछले 10 से 15 वर्षों में हुए जो भी संदिग्ध लेन देन है जमीन के संदर्भ में, यानी जमीन जो हस्तांतरण है, खरीद बिक्री हुई है, उस पर भी नजर गड़ाई हुई है। यानी इस तरह के जो भी लेन देन है उनकी बाकायदा यहाँ पर जांच की जा रही है। इसके अलावा देखिए, क्या अब मुस्लिम जमीन नहीं खरीद पाएंगे, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह देखने को मिल रहा है। क्योंकि जब से इस तरह का नियम असम की सरकार ने लाया है तो यही सबसे गंभीर प्रश्न उठ रहा है कि क्या अब मुस्लिम जमीन नहीं खरीद पाएंगे। तो देखिए ये कहना तकनीकी रूप से गलत कहा जा सकता है, क्योंकि जमीन जो है, मुस्लिम जमीन नहीं खरीद सकते, कानून खरीदने पर प्रतिबंध नहीं लगाता, ऐसा कुछ नियम नहीं है, बल्कि उसे रेगुलेट करता है। और मुस्लिम अभी भी जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन यदि विक्रेता किसी दूसरे धर्म का है तो प्रक्रिया अब लंबी होगी, जांच के दायरे में होगी। जैसे पहले क्या था, मान लिया कोई मुस्लिम है और मुस्लिम सीधे क्या है कि किसी हिंदू से उसकी जो लैंड है, उसकी जो जमीन है वो खरीद लेता था। लेकिन अब क्या होगा कि अगर वो मुस्लिम है और मुस्लिम से जमीन खरीदता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हिंदू है या कोई अदर रिलीजन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है तो फिर क्या होगा कि इसके लिए बाकायदा जांच होगी। वो जो जांच होगी वो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट है उसके स्तर पे होगी, और जब इनसे परमिशन मिल जाएगी तभी इस तरह की जो खरीद है वो हो सकेगी। और इसका उद्देश्य इतना है कि केवल उन सौदों को रोकना है जो या तो जबरन किए जा रहे हैं, किसी दबाव में किए जा रहे हैं, या लालच देकर किए जा रहे हैं। इस तर्क के आधार पर ये बातें हम कह सकते हैं। दूसरी बात ये भी हम कह सकते हैं कि क्या ये पूरे देश में नजीर बनेगा। कहने का मतलब क्या है कि क्या देश के अन्य क्षेत्रों में भी ये लागू किया जाएगा, अन्य राज्यों में भी। तो देखिए विहिप और अन्य कई सारे जो संगठन है अपने देश के, वो इस कानून को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड जैसे जो राज्य हैं वहां पर लागू करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन असम और अन्य राज्यों के बीच की जो स्थितियां हैं, चाहे वो भौगोलिक हो, राजनीतिक हो, सामरिक हो, या फिर कोई भी सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से हो, वो अलग अलग है। हालिया स्तर में देखेंगे जो भी चुनाव में घुसपैठ का एक बड़ा मुद्दा बनाया गया है, और ये मुद्दा रहा भी है, क्योंकि संथाल परगना जैसे क्षेत्रों में आदिवासी जो आबादी है
वो घटने और दूसरे समुदाय की आबादी बढ़ने के खबरों के बीच असम जैसे जो राज्य हैं वहां पर कानून की तेज मांग होने लगी कि जो भी स्थानीय लोग हैं कहीं उनके साथ भी इस तरह की स्थिति असम में तो नहीं हो रही है। और जहां भाजपा शासित राज्य है इसे सांस्कृतिक सुरक्षा के रूप में देख रहे हैं। विपक्षी जो दल है इसे मौलिक अधिकारों के हनन और ध्रुवीकरण की जो राजनीति है वो बता रहे हैं। तो इस तरह का मिला जुला जो एक प्रतिक्रिया है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक दो चीजें और महत्वपूर्ण है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि असम में जो भी जनसांख्यिकी परिवर्तन है ये किस तरह से हो रहा है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो देखिए, हाल ही में अगर हम बात करेंगे पूर्वोत्तर के इस राज्य असम की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा है। उन्होंने राज्य की जो जनसांख्यिकी है उसको लेकर कुछ बड़ा दावा किया। क्या दावा किया? कुछ खुलासे किए कि जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें उन्होंने कहा कि अगली जनगणना असम के लिए और अधिक दुर्भाग्यपूर्ण समाचार लेकर आने वाली है। बांग्लादेशी मुसलमानों की जो संख्या है वो राज्य की कुल आबादी का लगभग 40% क्या हो चुकी है, वो पहुंच गई है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री का यह भी कहना है कि पिछले कई दशकों से असम में बांग्लादेशी मूल के जो भी लोग हैं उनकी जो आबादी है वो लगातार बढ़ रही है। तो यहाँ पर सबसे जो गंभीर समस्या असम में देखने को मिल रही है वो क्या है? वो बांग्लादेश से आने वाले जो भी घुसपैठी हैं उनके तरफ से देखने को मिल रही है और इसी कारण से यहाँ पर समस्या गंभीर होते जा रही है। असम राज्य की जो भी पारंपरिक जनसांख्यिकी संरचना है उसमें एक गहरा जो बदलाव है वो हो रहा है। ऐसी बात कही गई है यहाँ पर चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा के द्वारा। 2041 यानी अब से देखें तो लगभग 15-16 वर्षों बाद की ये चर्चा हो रही है। इनका ये कहना है, इन्होंने चेतावनी दी है कि ये पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री जो शर्मा है इस तरह की आशंका उन्होंने जताया है। उन्होंने कहा कि ये यदि वर्तमान जनसंख्या वृद्धि दर असम की ऐसी रही तो 2041 तक असम में मुसलमानों की जो आबादी है वो हिंदुओं की आबादी के लगभग बराबर हो जाएगी। जो अभी क्या है केवल 40% है, तो फिर आने वाले समय में ये क्या हो जाएगा, 50-50 हो जाएगा। हिंदू और मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं उनकी आबादी को लेकर, जो पहले ऐसा नहीं थी। तो डेमोग्राफिक के स्तर पे इतना बड़ा जो चेंज है उसको लेकर जो मुख्यमंत्री हैं वो काफ़ी परेशान है। थोड़ा सा असम की जो जनगणना है उसको लेकर हम बात करते हैं। देखिए, ये 2011 की जनगणना के आधार पर हम आंकड़े ले रहे हैं, क्योंकि अब जो समय है वो काफ़ी लंबा बीत चुका है। आप देख सकते हैं 2011 के बाद लगभग अब 15 वर्ष होने जा रहे हैं। तो एक बड़ा डेमोग्राफिक जो चेंज है वो तो असम की जनसंख्या के संदर्भ में आ चुका है। लेकिन अभी पिछले आंकड़े की हम तुलना करेंगे तो आंकड़े जो है उसमें कुल जनसंख्या 3.12 करोड़ बताई गई है, जिसमें हिंदू जो आबादी है वो दिखाया गया था 61.47%। तो जो बड़ी आबादी है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक बड़ी आबादी है वो कितनी थी, वो लगभग 61.4% ये हिंदुओं की थी। लेकिन अगर अब देखेंगे मुस्लिम की जो आबादी है वो 34.22% थी। लेकिन अब ये जो परिवर्तन है ये बड़े स्तर पे हो गया, लगभग 40% अब आंकड़ा है कि असम में मुस्लिम समुदाय है। इस कारण से देखें तो मुख्यमंत्री का ये कहना है कि इसके बाद के वर्षों में मुस्लिम जो आबादी है उसकी वृद्धि दर और तेज रही है, और खास करके बांग्लादेशी जो मूल के मुसलमान हैं उन मुसलमानों की जो जनसंख्या है वो काफी तेजी से असम में बढ़ी है। इस कारण से जो स्थिति है वो गंभीर बताई गई। 2023 तक के आंकड़े दिए गए हैं, लेकिन जनसंख्या के जो आंकड़े हैं वो और तेजी से बढ़े हैं। अगर इसके थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो 1951 से चला रहा जो भूमि जनसंख्या विवाद है, असम में भूमि और पहचान का जो प्रश्न है ये औपनिवेशिक काल से जुड़ा हुआ है। 1901 से 47 के बीच में ब्रिटिश नीतियों के तहत बहुत सारे बदलाव देखने को मिले थे। असम जो आंदोलन है 1979 से 1900 आप देख सकते हैं 85 के बीच में हुआ था, जिसमें मुख्य मांग थी कि जो भी यहाँ अवैध तरीके से क्या हो रहा है, जो प्रवसन हो रहा है उनकी पहचान की जाए, उन्हें बाहर निकाला जाए। रिजल्ट क्या हुआ, असम समझौता हुआ, फिर कट ऑफ डेट आया, लेकिन भूमि हस्तांतरण पर कोई सख्त जो तंत्र है वो असम में लागू नहीं हुआ। वर्तमान में जो भी नियम है उनकी अगर हम बात करें तो ये कानून नहीं है बल्कि प्रशासनिक जो आदेश है, नियम संशोधन है, वो वर्तमान की बात की जा रही है। असम भूमि और राजस्व नियमों के अंतर्गत अब डीसी को एक विवेकाधीन शक्ति दे दी गई है और ये जो निर्णय है ये तेजी से लागू हो सका, लेकिन न्यायिक समीक्षा के लिए अभी भी जो द्वार है वो खुला रहेगा।
दूसरी बात कि क्या ये धार्मिक आधार पर प्रतिबंध है, ये एक गंभीर प्रश्न यहाँ पर उठ रहा है। तो देखिए, एक सरसरी निगाह से देखें तो हाँ, धर्म के आधार पर अनुमति की जो शर्त दी गई है कि ठीक है, अगर कोई भी मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति है तो वो हिंदू या फिर अन्य जो अदर रिलीजन है उससे जुड़े हुए व्यक्ति की जमीन अगर खरीदना चाहता है तो उसे पहले क्या करना होगा, जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है या फिर जो डीएम है उससे परमिशन लेनी होगी, अपनी पूरी जानकारी देनी होगी। उस जांच के बाद ही वो प्रक्रिया आगे हो सकती है, जब हरी झंडी डीसी या डीएम की तरफ से दी जाएगी। ये प्रत्येक कोई भी डायरेक्ट कोई बैन नहीं है, कोई प्रक्रियात्मक नियंत्रण नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ये बात रखी गई है कि जो एक जनसांख्यिकी असंतुलन राज्य में देखने को मिल रहा है उस पर नजर रखने के लिए ये बात की गई कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी भी हिंदू या किसी भी अन्य धर्म के जो व्यक्ति है उनकी जो जमीनें हैं वो दबाव में, लालच में या पैसा देकर या इस तरह के किसी भी तरीके से प्रलोभन से तुल नहीं ली जा रही हैं, उस पर कंट्रोल करने के लिए ये बात कही गई है। अगर इसके कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन की बात करेंगे तो ये आर्टिकल 14 से जुड़ता है, आर्टिकल 19 से जुड़ता है, आर्टिकल 21 से जुड़ता है, आर्टिकल 300 से जुड़ता है। 14 समानता के अधिकार की बात करता है, 19 व्यवसाय लेन देन की स्वतंत्रता की बात करता है, 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है और जो 300 है ये संपत्ति के अधिकार का कानूनी जो वर्णन है उसका करता है। महत्वपूर्ण बात क्या यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो देखिए, इस पूरे मसले में संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि क्या है, एक कानूनी अधिकार है। राज्य उचित जो प्रतिबंध है वो लगा सकता है, सार्वजनिक व्यवस्था को सही रखने के लिए, सामाजिक संतुलन को बनाए रखने के लिए, प्रशासनिक निगरानी को ध्यान में रखते हुए इस तरह की जो भी राज्य है वो उचित प्रतिबंध लगा सकता है राज्य के नागरिकों पर। और इसीलिए ये जो नियम है ये सीधे असंवैधानिक नहीं है, लेकिन न्यायिक समीक्षा के दायरे में हमेशा ये बना रहेगा। तो ये बात क्लियर है कि ठीक है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस मसले की, इस आदेश की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। एक दो चीजें और हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं। जो भी अनुच्छेद 14 है इसकी अगर हम परीक्षा करें तो सुप्रीम कोर्ट की 2 स्तरीय परीक्षा होती है, जो इंटेलिजिबल जो डिफ्रेंसिएशन है, अंतरधार्मिक जो भूमि हस्तांतरण है, और रेशनल जो नेक्सस होता है, डेमोग्राफिक जो संतुलन और जो सामाजिक स्थिरता है। क्योंकि सरकार के पास जो भी तर्क संगत आधार है वो मौजूद है, परंतु अति प्रयोग असंवैधानिक ठहराया जा सकता है। ये बात है कि ठीक है, एक सीमा तक तो ये राज्य सरकार ने जो नियम लाया है, नियमों में जो बदलाव किया उसे लागू किया जा सकता है, लेकिन अति के बाद उसे कहीं ना कहीं देखें तो रोका जा सकता है, असंवैधानिक भी ठहराया जा सकता है। दूसरी बात जो यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो आर्टिकल आपका 300 है, राज्यों की जो शक्ति है, ये संपत्ति के अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार है। तो राज्य कर सकता है अधिग्रहण नियमन शर्तों के साथ जो भी हस्तांतरण है, बशर्ते प्रक्रिया विधि के द्वारा स्थापित होनी चाहिए, मनमानी ढंग से सरकार नहीं कर सकती है। एक और बात यहाँ पर अंतर हम देख सकते हैं कि क्या ये एनआरसी और सीएए से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, अप्रत्यक्ष जो संबंध है, इनडायरेक्टली जो रिलेशन है, दोनों मिलकर टेरिटरी आइडेंटिटी जो कंट्रोल है उसका तो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे पहलू देखिए, उद्देश्य क्या है, एनआरसी जो है ये नागरिकता की पहचान है, भूमि जो नियम है ये अस्थायी जो बसावट है उस पर रोक लगाता है। तरीका यहाँ पर एनआरसी में दस्तावेज का वेरिफिकेशन होता है, यहाँ भूमि लेन देन पर सुपरविजन किया जाएगा, निगरानी रखी जाएगी। प्रभाव क्या होता है कि एनआरसी के तहत नागरिक जो दर्जा है वो प्रभावित होता है, और यहाँ पर जो भी यहाँ पर सोशल जो ज्योग्राफी है वो इम्पैक्ट उस पर पड़ता है। तो अब कहा जा सकता है कि क्या ये जो फैसला है ये पूरे देश में भी लागू हो सकता है, तो ये बड़ा ही कहना मुश्किल होगा, क्योंकि असम की जो परिस्थितियां हैं, देश के अन्य राज्यों की जो परिस्थितियां हैं, चाहे वो भौगोलिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, चाहे वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से हो, वो अलग अलग है। सीधे तो नहीं कहा जा सकता है कि भूमि चूंकि राज्य सूची का विषय है और हर राज्य को अपने कानून बनाने का एक पूरी आज़ादी है, लेकिन ये जो फैसला है ये पॉलिसी जो प्रेसिडेंट है उसके संदर्भ में एक नजीर बन सकता है। बिहार, बंगाल, झारखंड जैसे जो राज्य हैं जहां पहले भी इस तरह के जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहे हैं, जो वहां पर एक असंतुलन की स्थिति देखने को मिल रही है, उसको लेकर इस तरह की जो मांगे उठ रही हैं, तो हो सकता है कि वहां की सरकारें इस पर विचार कर सकें। अगर हम तुलना करते हैं जैसे पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, अन्य राज्य हैं, तो पूर्वोत्तर राज्यों में पहले से 6ठी अनुसूची
के तहत वो वहाँ बहुत सारी चीज़ें निर्धारित होती हैं। इनर लाइट जो परमिट है या गैर आदिवासियों पर जो प्रतिबंध है, उनसे जुड़े हुए जो भूमि कानून है वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके अलावा जो भी विपक्ष की इस कानून को लेकर आपत्तियां यहाँ पर दर्शाई गई हैं, उसमें आप देख सकते हैं कांग्रेस या इस तरह के जो भी तर्क हैं, उनका ये कहना है कि इस नियमों में बदलाव से क्या हो सकता है कि एक सांप्रदायिक जो तनाव है वो उत्पन्न हो सकता है। नागरिकों की निजी संपत्ति पर उनके जो अधिकार हैं उस पर हस्तक्षेप की बात कही गई है। आशंका है कि प्रशासनिक जो विवेक है उसका दुरुपयोग किया जा सकता है। मान लिया जैसे डीसी है या डीएम है, वो अगर परमिशन नहीं देते हैं तो कोई भी लेन देन जो जरूरी भी है वो नहीं हो सकती। तो इस तरह की दिक्कतें हो सकती है। चुनिंदा जो समुदाय हैं उन पर अप्रत्यक्ष जो दबाव है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं और इस कारण से बहुत सारे जो प्रभाव हैं वो देखने को मिल सकते हैं। जैसे इस तरह के जो भी नियमों में बदलाव है उसके जो सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, उसमें अवैध जो भूमि हस्तांतरण है उस पर रोक की बात कही जा रही है। स्वदेशी आबादी की जो सुरक्षा है, प्रशासनिक जो निगरानी है वो मजबूत हो सकता है। तो ये कुछ पॉजिटिव कह सकते हैं कि डायमेंशन है, लेकिन इसके निगेटिव जो आयाम है, क्या नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो धार्मिक आधार पर नीति का जो आरोपण है ये ठीक नहीं है। निवेश और रियल एस्टेट पर इसका निगेटिव असर पड़ेगा। सामाजिक जो ध्रुवीकरण है वो तेजी से होगा। तो इस तरह के निगेटिव जो इम्पैक्ट है वो होने की बात कही जा रही है। सुरक्षा के संदर्भ में अगर आप बात करेंगे तो सीमावर्ती जो भी राज्य हैं वो पहले से सेंसिटिव हैं, जैसे असम, बंगाल, त्रिपुरा, यहाँ पहले से माइग्रेशन बड़े स्तर पे हो रहा है। तो ये क्षेत्र माइग्रेशन हॉट स्पॉट बने हुए हैं। यहाँ पर भूमि खरीद, अस्थायी जो ठिकाना है, ये पहले से एक संवेदनशील मुद्दा है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम बात करेंगे तो ये महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि एक मुद्दा बन जाता है। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप देखेंगे जो भी डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, इससे सामाजिक जो एक तनाव है वो उत्पन्न हो रहा है। लैंड ओनरशिप से जो भी लोकल पावर स्ट्रक्चर है वो परिवर्तित हो रहा है। तो इसलिए ये जो निर्णय है ये केवल भूमि से जुड़ा हुआ नीति या नियम नहीं है, बल्कि आंतरिक जो सुरक्षा है उससे जुड़ा हुआ एक अहम मुद्दा माना जा सकता है। संघवाद पर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। जैसे भूमि राज्य सूची का विषय है तो केंद्र का कोई सीधे हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन यदि राज्य समान नियम लाते हैं तो ठीक है, नहीं लाते हैं तो फिर वहां पर दिक्कतें देखने को मिल सकती है। और यूपीएससी के दृष्टिकोण से देखें तो भारत में संघवाद जो यूनिफॉर्म है वो नहीं है, बल्कि ये कंटेक्चुअल है। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे सजेशन पूछे जाए कि क्या सजेशन हो सकता है, तो इसमें बहुत हद तक देखें तो जो अस्पष्टता है, जो क्लैरिटी है, वो क्लैरिटी लाना होगा और समयबद्ध जो भी अनुमति की प्रक्रिया है उसे लाना होगा, ताकि अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और जो समानता है उसके अधिकारों का कहीं से भी हनन न हो। अपीली जो भी तंत्र है, ट्रिब्यूनल की बात की जा रही है कि धर्म नहीं, स्थानीय आधारित नीति बनाई जानी चाहिए और डेटा आधारित जो भी डेमोग्राफिक अध्ययन है उस पर पहले विचार होना चाहिए, तब इस तरह के नियमों में बदलाव किए जाने चाहिए। तो ये पूरा नियम था जो बदला हुआ है असम सरकार के संदर्भ में, जिसके संदर्भ में बड़ा चर्चा हो रही है, जहां पर कहा गया कि अब वहां पर मुस्लिम हिंदुओं की जमीन नहीं खरीद सकते, हिंदू मुस्लिमों की जमीन नहीं खरीद सकते, बेच सकते। इस तरह की जो बातें देखने को मिल रही हैं ये चर्चा में है। तो इससे जुड़े बहुत सारे जो बिंदु थे उन पर हमने बात की। इस पर आपके बहुत सारे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, आप देख लीजिए। जैसे जीएस के पेपर सेकंड में भूमि हस्तांतरण पर राज्य के द्वारा लगाए गए जो भी प्रतिबंध है वो नागरिकों के जो भी राइट्स हैं उन राइट्स के बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं। पेपर थर्ड में सिक्योरिटी से या डेमोग्राफी से प्रश्न पूछा जा सकता है। अवैध जो घुसपैठ है, डेमोग्राफिक जो भी परिवर्तन है उससे निपटने में भूमि नीति की जो भूमिका है उसका एनालिसिस करिए, या फिर डेमोग्राफी जो भी चेंज हो रहा है उसके जो सामाजिक इम्पैक्ट हो रहे हैं उन पर आप बात कीजिए। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये जो मुद्दा है, ये जो न्यूज है, ये असम सरकार का महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। प्रशासनिक नियंत्रण के दृष्टिकोण से, सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से, आंतरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से उठाया गया ये कदम माना जा सकता है। लेकिन इसे संवैधानिक मूल्य, समानता, सामाजिक जो समरसता है उसके साथ संतुलित करके ही लागू किया जा सकता है। तब ये जो नीति है ये धर्मनिरपेक्ष मानी जाएगी, पारदर्शी मानी जाएगी और अन्य जो भी न्यायिक स्तर पे कह सकते हैं कि निगरानी के तहत लागू होगी। तो ये अन्य राज्यों के लिए नीतिगत उदाहरण बन सकती है। देश के अन्य राज्यों में जहां पर मांगे उठ रही हैं इस तरह के नियम लागू करने की, वहां पर भी लागू की जा सकती है। अन्यथा ये संवैधानिक और सामाजिक विवाद को जन्म दे सकती है।
जो भी ये निर्णय है ये भूमि नीति के माध्यम से डेमोग्राफी जो प्रबंधन है उसका एक प्रयास माना जा सकता है। हालांकि इसका जो उद्देश्य है ये राज्य के सूची के अंतर्गत है, परंतु इसकी सफलता निर्भर करेगी इसका सही तरीके से रेगुलेशन हो, निष्पक्ष क्रियान्वयन हो, न्यायिक निगरानी भी होनी चाहिए और सामाजिक समरसता बनाए रखने पर अगर काम होता है तो ये सही साबित हो सकती है। तो ये पूरा हमने देख लिया। इस पर एक और प्रश्न पूछा जा सकता है, 2011 की जनगणना के अनुसार असम में मुस्लिम आबादी का जो भी प्रतिशत है वो कितना है, 28, 31, 34 या 40%। तो इस प्रश्न का भी उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। राम बिल्कुल, मृत्युंजय सिंह बिल्कुल गुड मॉर्निंग, राजू सिंह बिल्कुल गुड मॉर्निंग। ठीक है, आप सभी लाइव बने रहें इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। तो आज हमने इस न्यूज़ की चर्चा की और इससे जुड़े हुए जो भी अहम बिंदु हैं उन पर भी हमने बात की। तो आशा करते हैं कि सेशन आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज इतना ही रखते हैं, कल इसी टाइम एक बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने के लिए फिर आपसे रूबरू होंगे। तो कल मिलते हैं। थैंक यू।